नमस्ते। कोर्स 9 में हम लोग माध्यम माध्यिका बहुलक का अध्ययन किए। इसके तुलनात्मक अध्ययन आज हम लोग करेंगे। माध्य के क्या गुण हैं, माध्य के क्या दोष हैं, माध्यिका के क्या गुण हैं और माध्यिका के क्या दोष हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। और केंद्रवर्ती मान निकालने के लिए किस विधि का कब उपयोग किया जाए, इसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे। माध्य केंद्रवर्ती के लिए माध्य निकालना किस समय अधिक उपयोगी है, माध्यिका निकालना किस समय उपयोगी है, बहुलक निकालना किस समय उपयोगी है, इसका अध्ययन हम उसके बाद करेंगे। सबसे पहले माध्य बताते हैं। माध्य जैसा मैंने पहले बताया है, माध्य औसत होता है। औसत से तात्पर्य जो समग्रता को निर्देशित करता है। जैसे अगर घर में भात बनाते हैं तो चावल का एक दाना निकालते हैं और चावल के एक दाने से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि चावल पका है या नहीं, और ये भात के रूप में पूर्णतः खाने के लिए तैयार हुआ है या नहीं। इसी प्रकार आप लोग व्यवहारिक जीवन में भी देखे होंगे, जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ दिखाते हैं तो वहाँ दिखाने के पश्चात जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट के लिए, तो ब्लड टेस्ट या एक्सरे रिपोर्ट, तो एक्सरे अगर करना होता तो पूरे शरीर का नहीं करते। जहाँ पे उनको लगता है कि किया जाना आवश्यक है और जहाँ से किए जाने से उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, बस उसी स्थान का वो करते हैं। इसी तरह खून जांच जो ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट वही उसी का करते हैं जिससे उन्हें उनकी जानकारी हो जाए और उसी के आधार पर लाइन ऑफ मेडिसिन डिसाइड करते हैं कि कौन सी दवा चलेगी, कि दवा की कितनी मात्रा होगी, क्योंकि उस खून के जांच के आधार पर ही जो वो निष्कर्ष पाना चाहते हैं, जो चीज़ वो पाना चाहते हैं, वो खून के जांच पर ही उन्हें प्राप्त हो जाता है। साथ ही यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब खून की जांच में जो खून की मात्रा मरीज से निकाली जाती है, वो पूरी तो नहीं निकाली जाती, आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा निकाल लेते हैं और उसी के आधार पर जानकारी ले लेते हैं कि हमें कितना प्राप्त करना है। तो इस तरह माध्य के गुण अगर हम करें तो यह श्रृंखला के प्रत्येक पद के प्राप्तांक से प्रभावित होता है। सही बात। अभी मैंने कहा कि वो छोटी सी ही मात्रा वो पूरे समग्रता को निष्कर्षित करती है। छोटी सी मात्रा समूचे समग्रता को निष्कर्षित करती है। तो इस तरह यह श्रृंखला के प्रत्येक पद के प्राप्तांक से प्रभावित होता है। उस तरह समूह के प्राप्तांकों का माध्य से विचलन का योग 0 होता है। समूह के प्राप्तांक का माध्य से विचलन का योग 0 होता है। यदि प्राप्तांकों में थोड़ा और परिवर्तन कर दिया जाए तो समूह का संतुलन बिगड़ जाता है या फिर बदल जाता है। माध्य की विशेषता में, माध्य के गुण में पहला गुण है यह श्रृंखला के प्रत्येक पद को प्रभावित करता है। दूसरा, समूह के प्राप्तांकों का माध्य से विचलन का योग 0 होता है। तीसरा, यदि प्राप्तांकों में थोड़ा भी परिवर्तन कर दिया जाता है तो समूह का संतुलन बिगड़ जाता है या बदल जाता है। और माध्य प्राप्तांकों का औसत मान होता है। माध्य प्राप्तांकों का औसत मान होता है, अतः इसे गणितीय विधि से सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। इसके पश्चात मध्यांक और बहुलक। माध्यिका और बहुलक तीनों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है। माध्यिका और बहुलक तीनों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है। माध्य का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है। माध्य के गुण एवं विशेषताएं में पहली विशेषता, पहले मैंने बताया, एक खून के जांच के आधार पर
खून के जांच भी माध्य का एक उदाहरण है कि उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। उसके आधार पर डॉक्टर भी निष्कर्ष निकालते हैं कि मरीज को कौन सी दवा देनी है, कितनी मात्रा में देनी है। क्योंकि एक पूरे शरीर में जो बीमारी है, उसकी बीमारी का कारण क्या है, उस रक्त की जांच, उस खून की जांच के आधार पर निष्कर्ष में निकाला जाता है, निष्कर्ष में प्राप्त होता है। तो यह श्रृंखला के प्रत्येक पद के प्राप्तांक से प्रभावित होता है। समूह के प्राप्तांकों का माध्य से विचलन का योग 0 होता है। यदि प्राप्तांकों में थोड़ा भी परिवर्तन कर दिया जाए, तो समूह का संतुलन बिगड़ जाता है या बदल जाता है। माध्य प्राप्तांकों का औसत मान होता है, अतः इसे गणितीय विधि से सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। माध्यिका और बहुलक मान की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है। माध्य का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। इसके दोष भी हैं। माध्य के अगर इतने सारे गुण हैं तो इसकी सीमाएं भी हैं, इसकी दोष भी हैं। इसके दोष हैं, पहला दोष है जब समूह में प्राप्तांक ज़्यादा हो, जब समूह में प्राप्तांक ज़्यादा हो तो माध्य का प्रयोग समूह सही नहीं है। जब समूह में प्राप्तांक ज़्यादा हो तो माध्य का प्रयोग सही नहीं है। दूसरा, समूह के प्राप्तांकों को देखकर साधारण ढंग से माध्य का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। सही बात है, जब समूह में प्राप्तांक ज़्यादा हो तो माध्य का प्रयोग सही नहीं है। यह माध्य का दोष अथवा सीमाएं हैं। दूसरा, समूह के प्राप्तांकों को देखकर साधारण ढंग से माध्य का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तीसरा, जब समूह प्राप्तांक विषम या असामान्य हो तो माध्य नहीं ज्ञात करना चाहिए। इसके पश्चात गुणात्मक प्रदत्तों के विवेचन में भी माध्य का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये गुण का नहीं करता, माध्य तो मात्रा का करता है। और सांख्यिकी आप लोग जानते हैं, सांख्यिकी एक न्यूमेरिकल फैक्ट है, एक अंकों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो गुणात्मक प्रदत्तों के विवेचन में माध्य का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात जब उपलब्ध समूह के प्राप्तांक अपूर्ण हो तो माध्य ज्ञात नहीं करना चाहिए। इसके और अंत में केवल विषय विशेषज्ञ ही माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने माध्य के गुण और विशेषताएं की चर्चा की। माध्य या औसत या समानांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन सब एक ही है। यह श्रृंखला के प्रत्येक पद के प्राप्तांक से प्रभावित होता है। दूसरा, समूह के प्राप्तांकों का माध्य से विचलन का योग 0 होता है। तीसरा, यदि प्राप्तांक में थोड़ा भी परिवर्तन कर दिया जाए तो समूह का संतुलन बदल जाता है या बिगड़ जाता है। माध्य प्राप्तांकों का औसत मान होता है, अतः इसे गणितीय विधियों से सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। माध्यिका और बहुलक मान की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है। माध्य का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है और माध्य की सीमाएं अथवा दोष में, पहला, जब समूह में प्राप्तांक ज़्यादा हो तो माध्य का प्रयोग सही नहीं है। दूसरा, समूह के प्राप्तांकों को देखकर साधारण ढंग से माध्य का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तीसरा, जब समूह प्राप्तांक विषम या असामान्य हो तो माध्य नहीं ज्ञात करना चाहिए। चौथा, गुणात्मक प्रदत्तों के विवेचन में माध्य का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि माध्य तो अंकों के आधार पर होता है, मात्रा के आधार पर होता है, तो इसे संख्या के आधार पर कैसे ज्ञात किया जा सकता है। जब उपलब्ध समूह के प्राप्तांकों अपूर्ण हो तो माध्य ज्ञात नहीं करना चाहिए। केवल विषय विशेषज्ञ ही माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इसके पश्चात दूसरा है माध्यिका
माध्यिका जानते ही हैं, माध्यिका वह बिंदु है जिसके दोनों ओर 50-50% 50-50% व्यवस्थित होता है। माध्यिका माध्यिका वह बिंदु है जिसके दोनों ओर 50-50% अंक व्यवस्थित होते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 में 8 समूह का माध्य होता है। इसी प्रकार जब किसी समूह के प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार बढ़ते हुए अथवा घटते हुए क्रम में रखते हैं तो श्रेणी के मध्य बिंदु को माध्यिका कहते हैं। माध्यिका वह बिंदु है जिसके दोनों ओर 50-50% प्राप्तांक व्यवस्थित होते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 है ना। 4, 6, 8, 10, 12 इसे अगर हम ऊपर के दो अंक को हटा देते हैं 4 और 6, नीचे के दो अंक को हटा देते हैं 10 और 12, तो बीच का हमें 8 ज्ञात होता है। तो 8 ही माध्यिका है। दोनों अर्थात दोनों तरफ 50-50% क्लियर हो गया। तो जब किसी समूह के प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार बढ़ते हुए अथवा घटते हुए क्रम में रखते हैं तो श्रेणी के मध्य बिंदु को माध्यिका कहते हैं। When the scores of any group are arranged in ascending order or descending order of the size, the midpoint of the series is called median. पहला अव्यवस्थित आंकड़ों से माध्य की गणना। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन ऑफ द अनग्रुप्ड डाटा। पहला, जब प्राप्तांकों की संख्या विषम होती है, विषम पढ़े होंगे, वह ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से भाग नहीं दी जाए उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। तो वे नंबर्स ऑफ डाटा आर ऑड। प्राप्तांकों को घटते या बढ़ते क्रम में रखना चाहिए। सूत्र m माध्यिका इक्वल टू n+1/2 पद, n+1/2 पद। जैसे n+1/2 पद होता है। और अव्यवस्थित पद्धतों से माध्य की जब गणना करते हैं तो फॉर्मूला होता है अव्यवस्थित पद्धतों से जब माध्यिका की गणना करते हैं तब माध्यिका का सूत्र होता है L0 + n/2 - CF/f × I। माध्यिका बराबर L0 + n/2 - CF/f × I, जहाँ L0 बराबर माध्यिका वर्ग की शुद्ध निम्न सीमा, एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n/2 प्राप्तांकों की संख्या के योग का आधा, 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, CF इक्वल टू माध्यिका वर्ग से ठीक नीचे की आवृत्तियों का योग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिलो ऑफ द मीडियन क्लास, F इक्वल टू माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एंड CI क्लास इंटरवल वर्गांतर का आकार, साइज ऑफ द क्लास आइटम, क्लास इंटरवल। तो माध्यिका U - n/2 - CF/f × I। माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है L0 + n/2 - CF/f × I। माध्यिका के क्या गुण हैं? माध्यिका के गुण या विशेषताएं क्या हैं? माध्यिका के गुण हैं, पहला, माध्यिका वितरण का मध्य बिंदु होता है। माध्यिका वितरण का मध्य बिंदु होता है। अतः वितरण के आधे प्राप्तांक माध्यिका मान के ऊपर तथा आधे प्राप्तांक नीचे होते हैं। माध्यिका वितरण का मध्य बिंदु होता है, अतः वितरण के आधे प्राप्तांक माध्यिका मान के ऊपर तथा आधे प्राप्तांक नीचे होते हैं। दूसरा, जब किसी वितरण के प्राप्तांकों का विचलन असामान्य होता है तो ऐसी स्थिति में माध्य की अपेक्षा माध्यिका अधिक उपयोगी होता है। जब किसी वितरण के प्राप्तांकों का विचलन असामान्य होता है तो ऐसी स्थिति में माध्य की अपेक्षा माध्यिका अधिक उपयोगी होता है। इसके साथ माध्यिका किसी वितरण के प्राप्तांकों की गुणात्मक व्याख्या के लिए
अथवा केंद्रीयवर्ती मानों माध्य अथवा बहुलक की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है, अधिक उपयोगी होता है। माध्यिका से प्राप्त माध्यिका के मान के वितरण के किनारों पर स्थित प्राप्तांक अधिक प्रभावित नहीं करते। ये माध्यिका की गुण अथवा विशेषताएं थी। फिर से गुणों की, माध्यिका वितरण का मध्य बिंदु होता है। यह वितरण के आधे प्राप्तांक माध्यिका मान से ऊपर तथा आधे प्राप्तांक माध्यिका मान से नीचे होते हैं। दूसरा, जब किसी वितरण के प्राप्तांकों का विचलन असामान्य होता है तो ऐसी स्थिति में माध्य की अपेक्षा माध्यिका अधिक उपयोगी होता है। तीसरा, माध्यिका किसी वितरण के प्राप्तांकों की गुणात्मक व्याख्या के लिए अन्य केंद्रीयवर्ती मानों माध्य अथवा बहुलक की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है और माध्यिका के मान को वितरण के किनारों पर स्थित प्राप्तांक अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। इसकी सीमाएं अथवा दोष, इसके दोष क्या है माध्यिका के? माध्यिका के सीमाएं अथवा दोष हैं। पहला, माध्यिका माध्य की अपेक्षा कम शुद्ध मान होता है। माध्यिका माध्य की अपेक्षा कम शुद्ध मान होता है। दूसरा, माध्यिका किसी वितरण के प्राप्तांकों का स्थिति मान होता है। माध्यिका किसी वितरण के प्राप्तांकों का स्थिति मान होता है। अतः माध्य को ज्ञात करने के लिए वितरण के प्राप्तांकों की स्थिति क्रम रैंकिंग ऑर्डर में सजाना आवश्यक है। वितरण बड़ा होने पर समय एवं शक्ति में अधिक खर्च होता है। और तीसरा, माध्यिका की गणना केवल अपूर्ण एवं विकृत वितरण में ही प्रायः की जाती है। तो माध्यिका के ये सब दोष हैं। माध्यिका के दोष हैं, माध्यिका माध्य की अपेक्षा कम शुद्ध मान होता है। माध्यिका, हमने बताया कि माध्य सबसे शुद्ध मान है, माध्यिका माध्य की अपेक्षा कम शुद्ध मान होता है। माध्यिका किसी वितरण के प्राप्तांकों का स्थिति मान होता है। अतः माध्य को ज्ञात करने के लिए वितरण के प्राप्तांकों की स्थिति क्रम में सजाना आवश्यक है। वितरण बड़ा होने पर समय एवं शक्ति में अधिक खर्च होता है। तीसरा, माध्यिका की गणना केवल अपूर्ण एवं विकृत वितरण में ही प्रायः की जाती है। इसके पश्चात बहुलक जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक आती है। किसी आंकड़ों में अगर जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक आती है उसे बहुलक कहा जाता है। सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त वितरण के प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सर्वाधिक होती है उसे उस वितरण का बहुलक कहा जाता है। अतः जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहा जाता है। अवर्गीकृत प्राप्तांकों में बहुलक का वह प्राप्तांक होता है जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, जबकि वर्गीकृत प्राप्तांकों में बहुलक का मान उस वर्गांतर का मध्य बिंदु होता है जिसकी अवधि सबसे ज़्यादा, जिसकी आवृत्ति, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। बहुलक को M0 से सूचित किया जाता है। किसी वितरण में वह प्राप्तांक जिसके से उसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है। तो किसी वितरण में वह प्राप्तांक जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो उसे बहुलक कहा जाता है। अव्यवस्थित पद्धतियों से बहुलक मान ज्ञात करना अत्यधिक सरल है। अव्यवस्थित प्राप्तांकों से बहुलक का मान ज्ञात करना अत्यधिक सरल है, क्योंकि प्राप्तांकों की आवृत्तियों देखकर यह ज्ञात किया जाता है कि किस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, उसे बहुलक मान कहा जाता है। अव्यवस्थित प्राप्तांकों से बहुलक मान ज्ञात करना अत्यधिक सरल होता है, क्योंकि प्राप्तांकों की आवृत्तियों को देखकर यह ज्ञात किया जाता है कि किस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, उससे बहुलक मान कहा जाता है। जैसे एक परीक्षण में
12 छात्रों के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। बहुलक ज्ञात कीजिए। 8, 6, 4, 5, 8, 9, 15, 18, 2, 10, 8, 11। अगर इस प्राप्तांक को आरोही क्रम में अगर हम बनाते हैं, नीचे से कम असेंडिंग ऑर्डर में, तब हमें मिलता है 2, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 9, 10, 17, 9, 10, 11, 15 और 18। प्राप्तांक 8 जो है वो सबसे अधिक 3 बार आया है, उसकी आवृत्ति 3 है। अतः उपरोक्त विवरण का बहुलक, उपरोक्त प्राप्तांक का बहुलक 8 होगा, m0 8 होगा। 2 या 2 से प्राप्तांकों की अगर आवृत्तियां समान होती हैं, अगर मान लिया जाए 2 या 2 से अधिक आवृत्तियां या बारंबारता समान हो, तब जब किसी वितरण के दो प्राप्तांकों की आवृत्तियां सर्वाधिक और आपस में समान होती हैं, तो उस वितरण में इन दोनों प्राप्तांकों का औसत बहुलक होता है। जैसे 5, 8, 10, 12, 12, 12, 15 और 27। इसमें 10 और 12 सबसे अधिक है, तो 10 और 12 दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं। 10 और 12 22, 22/2 11। और जब किसी वितरण में दो ऐसे प्राप्तांकों की आवृत्तियां सबसे अधिक और आपस में बराबर होती हैं जो एक दूसरे के निकट नहीं होते, तो ऐसे वितरण में दोनों ही प्राप्तांक बहुलक कहलाते हैं। ऐसे वितरण को द्विबहुलकी बायो मॉडल कहा जाता है। जब किसी वितरण में दो प्राप्तांकों की आवृत्तियां सबसे अधिक और आपस में बराबर होती हैं जो एक दूसरे के निकट होती हैं, तो ऐसे वितरण में दोनों ही प्राप्तांक बहुलक कहलाते हैं। ऐसे वितरण को द्विबहुलकी बायो मॉडल कहा जाता है। जैसे 5, 8, 10, 10, 10, 12, 14, 14, 14 और 18 में 10 और 14 सबसे अधिक 3 टाइम्स आए हैं, 3 बार आए हैं। जिस वितरण में अधिक से अधिक अथवा सभी प्राप्तांकों की आवृत्तियां समान होती हैं, उस वितरण में बहुलक का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। व्यवस्थित पद्धतियों से बहुलक की गणना। कैलकुलेशन ऑफ मोड फ्रॉम ग्रुप डाटा। जब सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त वितरण में प्राप्तांकों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो प्राप्तांकों की स्थिति क्रम रैंकिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना कठिन है। इस स्थिति में आवृत्ति वितरण तालिका बनाकर आंकड़ों को व्यवस्थित कर लिया जाता है और इसके उपरांत बहुलक का मान ज्ञात किया जाता है। व्यवस्थित आंकड़ों से बहुलक की गणना 2 तरह से की जाती है, एक क्रूड मोड और एक ट्रू मोड, अपक्व बहुलक और वास्तविक बहुलक। अपक्व बहुलक केवल कामचलाऊ मान है और अतिशीघ्र बहुलक का मान ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और जैसे मोड के लिए एक और फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और एक अब जो वर्गीकृत होता है उसका, जब किसी वास्तविक बहुलक जब ज्ञात करना होता है तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L0 प्लस F0 माइनस F1 बाई 2F0 माइनस F1 प्लस इंटू I। क्लियर। L0 प्लस F0 माइनस F1 बाई 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू I, जहाँ L0 बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F0 बराबर बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F1 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की आवृत्ति, F2 इक्वल टू बहुलक वर्ग के ठीक नीचे की आवृत्ति, L0 बराबर वर्ग विस्तार, I इक्वल टू वर्ग विस्तार अंतर और M0 बहुलक
को सूचित करने वाला संकेत। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है L0 प्लस F0 माइनस F1 बाई 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। जब किसी वितरण का माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों ही ज्ञात करना होता है तो बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। इसकी भी गुण और दोष है। बहुलक के गुण और दोष विशेषताएं। पहला, जब किसी वितरण में बहुलक अंतिम प्राप्तांकों से प्रभावित नहीं होता है। दूसरा, बहुलक का प्रयोग दैनिक जीवन में बहुतायत में किया जाता है। तीसरा, यह किसी वितरण के प्राप्तांकों का गुणात्मक व्याख्या के लिए अधिक उपयोगी होता है। चौथा, किसी वितरण के प्राप्तांकों का बहुलक का मान अन्य केंद्रीय मान की अपेक्षा सरलता से ज्ञात किया जाता है। और पांचवा, किसी वितरण के प्राप्तांकों के बहुलक का मान आलेखीय चित्र, ग्राफ की सहायता से भी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। किसी वितरण में बहुलक अंतिम प्राप्तांकों से प्रभावित नहीं होता है। फिर से बहुलक के गुणों की चर्चा हम करें। बहुलक के गुण है, पहला, किसी वितरण में बहुलक अंतिम प्राप्तांक से प्रभावित नहीं होता है। दूसरा, बहुलक का प्रयोग दैनिक जीवन में अत्यधिक मात्रा में, बहुतायत मात्रा में किया जाता है। जैसे अधिकतर भारतीयों की ऊंचाई 5 फीट 6 इंच होती है, जबकि नेपालियों की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होती है। इसके गुण में पहला गुण हम कह सकते हैं कि यह किसी वितरण के प्राप्तांकों का गुणात्मक व्याख्या के लिए अधिक उपयोगी होता है। किसी वितरण के प्राप्तांकों का बहुलक मान अन्य केंद्रीय मान की अपेक्षा आसानी से, सरलता से ज्ञात किया जाता है। किसी वितरण के प्राप्तांकों का बहुलक का मान आलेखीय चित्र, ग्राफ की सहायता से भी आसानी से किया जा सकता है। और किसी वितरण में बहुलक अंतिम प्राप्तांकों से प्रभावित नहीं होता। बहुलक की सीमाएं अथवा दोष। लिमिटेशंस ऑफ मोड। नंबर 1, बहुलक का मान केंद्रीयवर्ती मान की अपेक्षा कम विश्वसनीय होता है। दूसरा, जब वितरण का आकार छोटा होता है तो इसका प्रयोग ठीक नहीं होता। तीसरा, शुद्ध बहुलक की गणना में अन्य केंद्रीयवर्ती मान की अपेक्षा अधिक समय लगता है। चौथा, बहुलक का मान एक अनुमानित केंद्रीयवर्ती का मान होता है, अतः सांख्यिकी गणनाओं के लिए यह उपयोगी नहीं होता है। ये सब बहुलक के दोष हैं। पहला, बहुलक का मान केंद्रीयवर्ती मान की अपेक्षा कम विश्वसनीय होता है। जब वितरण का आकार छोटा होता है तो इसका प्रयोग ठीक नहीं होता है। और शुद्ध बहुलक की गणना में अन्य केंद्रीयवर्ती मान की अपेक्षा अधिक समय लगता है। बहुलक का मान एक अनुमानित केंद्रीयवर्ती का मान होता है, अतः सांख्यिकी गणनाओं के लिए यह उपयोगी नहीं होता है। जब किसी वितरण में प्राप्तांकों की संख्या समान होती है तो बहुलक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभी हम लोगों ने माध्य के गुण की चर्चा की, माध्य के दोष की चर्चा की, माध्यिका के गुण की चर्चा की, माध्यिका के दोष की चर्चा की, और इसके साथ ही बहुलक के मान के भी, बहुलक के क्या है, बहुलक के गुण क्या हैं, बहुलक के दोष क्या हैं, इसकी चर्चा की। माध्य क्या है, माध्य के गुण और दोषों की चर्चा की। माध्यिका क्या है, माध्यिका के गुण और दोषों की चर्चा की। बहुलक क्या है और बहुलक के गुण और दोषों की हम लोगों ने चर्चा की। अब है माध्यिका और बहुलक की परस्पर तुलना। कंपैरिजन अमंग मीन, मीडियन एंड मॉड। जब प्राप्तांकों का वितरण, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक में परस्पर तुलना। क्या तुलना है? कंपैरिजन अमंग मीन, मीडियन एंड मॉड।
जब प्राप्तांकों का वितरण सामान्य होता है, तो माध्य निसंदेह सर्वोत्तम केंद्रवर्ती मान होता है। किंतु प्राप्तांकों का वितरण सामान्य होने पर माध्य का मान अर्थात माध्यिका और बहुलक द्वारा मान ज्ञात करना उचित होता है। ठीक है, फिर से एक बार हम बता, जब वितरण का मान सामान्य होता है तो माध्य निसंदेह सर्वोत्तम केंद्रवर्ती मान है। किंतु जब प्राप्तांकों का वितरण असामान्य होता है तो माध्यिका अथवा बहुलक द्वारा ज्ञात करना चाहिए। लेकिन अब हम विषय पर आते हैं कि माध्य कब ज्ञात करना चाहिए, माध्यिका कब ज्ञात करना चाहिए और बहुलक कब ज्ञात करना चाहिए। इस क्रम में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं माध्य कब ज्ञात करना चाहिए। माध्य ज्ञात करने के लिए पहला है, जब सबसे अधिक विश्वसनीय केंद्रीयवर्ती का मान ज्ञात करना हो तब हमें माध्य ज्ञात करनी चाहिए। जब सबसे अधिक विश्वसनीय केंद्रीयवर्ती मान की आवश्यकता हो तब हमें माध्य ज्ञात करना चाहिए। दूसरा, जब प्राप्तांकों का वितरण सामान्य हो तब हमें माध्य ज्ञात करना चाहिए। ठीक है, माध्य ज्ञात करना चाहिए। पहला, जब सबसे अधिक विश्वसनीय केंद्रीयवर्ती मान की आवश्यकता हो तब हमें माध्य ज्ञात करना चाहिए। दूसरा, जब प्राप्तांकों का वितरण सामान्य हो तब हमें माध्य ज्ञात करना चाहिए। तीसरा, जब हमें प्राप्तांकों के वितरण का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना हो, गुरुत्व केंद्र जो बीच के केंद्र होता है, हम नीचे क्लासों में आप लोग पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करना हो, जब हमें प्रमाणिक विचलन तथा सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना हो तब हमें माध्य ज्ञात करना चाहिए। तो माध्य ज्ञात करने की हम लोगों ने चर्चा की कि जब सबसे अधिक विश्वसनीय केंद्रीयवर्ती मान की आवश्यकता हो तब माध्य ज्ञात करना चाहिए। दूसरा, जब अंकों का वितरण या प्राप्तांकों का वितरण सामान्य हो तब माध्य ज्ञात करना चाहिए। तीसरा, जब हमें प्राप्तांकों के वितरण का गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करना हो तब हमें ज्ञात करना चाहिए। और जब हमें प्रमाणिक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन तथा सहसंबंध गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज्ञात करना हो। अब माध्यिका हमें कब ज्ञात करना चाहिए? माध्यिका जब केंद्रवर्ती मान शीघ्रता से ज्ञात करनी हो, जब केंद्रवर्ती मान जल्दी से ज्ञात करना हो। दूसरा, जब वितरण असामान्य हो। माध्यिका कब ज्ञात करना चाहिए? पहला, जब केंद्रवर्ती मान शीघ्रता से ज्ञात करनी हो। दूसरा, जब वितरण असामान्य हो। तीसरा, जब वितरण अपूर्ण हो तो माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता, परंतु माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। जब वितरण अपूर्ण हो तो माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता, परंतु माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। जब हमें वितरण का वास्तविक मध्य बिंदु ज्ञात करना हो जिसके ऊपर तथा नीचे बराबर आवृत्तियां हो, और जब हम यह ज्ञात करना चाहते हैं कि अमुक प्राप्तांक के नीचे तथा ऊपर कितनी आवृत्तियां हैं, जब यह ज्ञात करना चाहते हैं कि अमुक प्राप्तांक के नीचे तथा ऊपर कितनी आवृत्तियां हैं, तब हमें माध्यिका ज्ञात करनी चाहिए। तो माध्य की हमने चर्चा की। माध्य कब ज्ञात करना चाहिए? जब हमें सबसे अधिक विश्वसनीय केंद्रीयवर्ती मान की आवश्यकता हो तो माध्य ज्ञात करना चाहिए। दूसरा, जब प्राप्तांकों का वितरण सामान्य हो तब हमें माध्य ज्ञात करना चाहिए। तीसरा, जब हमें प्राप्तांकों के वितरण का गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करना हो।
चौथा, जब हमें प्रामाणिक विचलन तथा सहसंबंध गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज्ञात करना हो। लेकिन माध्यिका कब ज्ञात करना चाहिए? माध्यिका ज्ञात करना चाहिए जब केंद्रवर्ती मान जल्दी से ज्ञात करना हो, अर्थात शीघ्रता से ज्ञात करना हो। दूसरा, जब वितरण असामान्य हो। तीसरा, जब वितरण अपूर्ण हो तो माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता, परंतु माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। और जब हमें वितरण का वास्तविक मध्य बिंदु ज्ञात करना हो जिसके ऊपर तथा नीचे बराबर आवृत्तियाँ हों। इसके पश्चात जब यह ज्ञात करना चाहते हैं कि अमुक प्राप्तांक के नीचे तथा ऊपर कितनी आवृत्तियाँ हैं, तो हम लोगों ने चर्चा की कि माध्य कब ज्ञात करना चाहिए और माध्यिका कब ज्ञात करना चाहिए, लेकिन साथ ही बहुलक कब ज्ञात करना चाहिए। माध्य कब ज्ञात करना चाहिए, माध्यिका कब ज्ञात करना चाहिए। इसके पश्चात अब बहुलक पर आते हैं। बहुलक का बताया कि जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है उसे बहुलक कहते हैं। और बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है L0 प्लस F0 माइनस F1 बाई 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है। जबकि माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है समेसन एफ एम बाई समेसन एफ। और माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है L0 प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई स्मॉल एफ इंटू आई। माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है L0 प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई स्मॉल एफ इंटू आई। और बहुलक माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है समेसन एफ एम बाई समेसन एफ, जहाँ एम मध्य बिंदु होता है। माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है L0 प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई स्मॉल एफ इंटू आई। और बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है L0 प्लस F0 माइनस F1 बाई 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। F1 इंटू आई। तो जब हम यह ज्ञात करना चाहते हैं कि अमुक प्राप्तांक के नीचे तथा ऊपर कितनी आवृत्तियाँ हैं, लेकिन अब चर्चा करते हैं बहुलक हमें कब ज्ञात करना चाहिए। बहुलक हमें कब ज्ञात करना चाहिए? पहला, जब केंद्रीयवर्ती का मान हमें शीघ्रता से पता लगाना हो। जब केंद्र का मान हमें जल्द से पता लगाना हो तो हमें ये बहुलक ज्ञात करना चाहिए। इसके बाद जब हमें ऐसे प्राप्तांक दूसरा, जब हमें ऐसा प्राप्तांक ज्ञात करना हो जिसकी आवृत्ति वितरण में सबसे ज़्यादा हुई हो। ऐसा प्राप्तांक प्राप्त करना हो जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक ज़्यादा हुई हो तो उसे तो बहुलक के माध्यम से ही हम ज्ञात करते हैं। और तीसरा, जब केंद्रीयवर्ती का मान मोटा अनुमान या तो हमें रफ एस्टीमेट भी ज्ञात करना हो तो हम बहुलक से ज्ञात करते हैं। तो आज हमने चर्चा की माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है। माध्य औसत जो मध्य बिंदु होता है और पूरी समग्रता को व्यक्त करता है उसे माध्य कहते हैं। माध्य सबसे अधिक विश्वसनीय होता है और बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। इसके फॉर्म माध्य का समेसन एक्स बाई एन, और जब आवृत्ति दिया गया हो तो समेसन एफ एम बाई एन समेसन एफ। माध्यिका के लिए माध्यिका जब हमें 50-50% में बांटना हो तब हमें माध्यिका ज्ञात करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है L0 प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई स्मॉल एफ इंटू आई। इसकी गुणों की भी चर्चा की। और अंत में बहुलक जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है L0 प्लस F0 माइनस F1 बाई 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों के गुणों और दोषों की चर्चा की।
और तीनों के बारे में आज हम लोगों ने इस विषय पर भी चर्चा की कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए, माध्य का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, माध्यिका का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और बहुलक का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। केंद्रीयवर्ती मान की ये तीनों विधियों की तुलनात्मक अध्ययन आज हम लोगों ने किया। अगली कक्षा में हम लोग विचलन के माप की चर्चा करेंगे। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।